चलिए देखिएगा, तो पोस्ट मुगल पीरियड में यानी कि भारत के इतिहास में जो है, याद रखिएगा, इस समय हम पढ़ रहे हैं मुगल काल के बारे में। और मुगल काल का अंतिम समय जो है, यानी कि हम ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं जहां पर मुगल काल के जो बादशाह थे, इनका जो अस्तित्व था धीरे धीरे क्या है, अनियंत्रित हो रहा था। और साथ ही साथ जो है, यह कहा जा सकता है कि मुगल काल के अंत का समय आ चुका था। धीरे धीरे जो है उनका पतन हो रहा था। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है, हम देखते हैं कि जितने भी शासक आए, उन शासकों को सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी ना किसी की मदद की आवश्यकता पड़ी, या कहीं ना कहीं उनकी जो आर्थिक नीति थी या फिर किसी प्रकार की प्रशासनिक नीति थी, वो भारत को चलाने में या भारत में दिल्ली के केंद्रीकरण या दिल्ली के केंद्रीकरण में जो है वह सत्ता पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही थी। ठीक है, ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, हमने पढ़ा था कि मुगल काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मुगल काल और उसके बाद उत्तर मुगल काल। ठीक है, पूर्व मुगल काल में याद रखिएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का समय रहा है। और यह सबसे मजबूती का काल मुगल काल के लिए माना जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही उत्तर मुगल काल यानी कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके जितने भी उत्तराधिकारी रहे हैं, याद रखिएगा, उन उत्तराधिकारियों में अधिकांशतः अयोग्य थे। और अयोग्य होने के साथ साथ जो है, उन्होंने भारत के क्षेत्र में अपने जो सत्ता थी, जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, उस पर नियंत्रण करने में असमर्थ होने के कारण जो है, धीरे धीरे अब उनकी स्थिति जो है पतन की ओर जा रही थी। और धीरे धीरे जो है, इसी समय नए नए छोटे छोटे साम्राज्य का उदय भी होने प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, इसी में याद रखिएगा मराठा का उदय होना, इसी में जो है आपको हैदराबाद का स्वतंत्र होना, उसी प्रकार आपका अवध का स्वतंत्र होना, उसी प्रकार उड़ीसा, बंगाल जैसे क्षेत्रों का भी स्वतंत्र होना इसी क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर एक बात और याद रखिएगा कि जब हम बहादुर शाह, जहादार शाह और फर्रुख शाह जैसे एक मुगल शासकों की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो इन्हें बनाने में या इन्हें स्थापित करने में या सत्ता देने में जो है, हमेशा किसी न किसी व्यक्ति की मदद की आवश्यकता पड़ी है। चाहे वो सैयद बंधुओं की बात हो, ठीक है, या फिर जो है जुल्फिकार की बात हो, याद रखिएगा। तो इन सभी में जो है, आपको कुछ ना कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं कि कई बार जो है पूछा जाता है कि मुगल काल या उत्तर मुगल काल में जो है, किन्हें किंग मेकर भाई कहा जाता है या बंधु कहा जाता है। तो सैयद बंधुओं को कहा जाता है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, और उन्होंने कितने मुगल बादशाहों को स्थापित किया या सत्ता हासिल कराने में उनकी मदद की है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके समय कौन कौन शामिल था। साथ ही साथ एक क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा, कि इनके पतन में, सैयद बंधुओं के पतन में किसका हाथ था। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सैयद बंधु के पतन के बारे में। लेकिन इसके आधार पर जो है, आपको अंतिम टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, जहां पर बात करते हैं जहादार शाह के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहादुर शाह के 4 पुत्र में जहादार शाह जो है, एक तरीके से आपको याद रखना कि 51 वर्ष की आयु में जो है बादशाह बना। ठीक है, और याद रखिएगा, इसे प्रेम था, लाल कुंवर नामक एक वेश्या से प्रेम हो चुका था। और इसका पूरा जीवन कैसा होता था, विलासिता का जीवन था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है, याद रखिएगा कि इस समय में जो है जुल्फिकार जो है, खासकर दक्षिण के क्षेत्र में जो है, जुल्फिकार का जो पावर था या फिर शक्ति थी, वो काफी तेजी से बढ़ रही थी। और ऐसी स्थिति में जो है, इसने, याद रखिएगा, जहादार शाह के समय, ठीक है, इसने 3 लोगों से संधि की थी और संधि करने का प्रयत्न किया, जिससे यह प्रयास किया गया कि भारत में जो है पुनः मुगल स्थापत्य या मुगल साम्राज्य को जो है स्थापित किया जा सके, पुनः उसी नियंत्रण के तौर पर लाया जा सके जो कि पहले पूर्व मुगल काल के समय स्थापित था। ठीक है, तो जुल्फिकार खां का नाम भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इसने भी वही प्रयास किया था कि भारत में फिर से पुनः जो है मुगल नियंत्रणकारी नीति को फिर से अपनाया जा सके। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि आपको जानकारी होगा कि जहादार शाह ने जो है जुल्फिकार खां को जो है वजीर का पद दिया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुल्फिकार खां जो है किसका वजीर था, कौन से मुगल का वजीर था, तो जहादार शाह का था। ठीक है, इसके साथ ही साथ याद रखिएगा, असद खां जो कि इसका पुत्र था, याद रखिएगा, इसे भी एक बड़ा पद दिया था इसने, किसने, जहादार शाह ने, क्योंकि इन्हीं दोनों की मदद से जो है जहादार शाह को क्या मिला था, सत्ता मिली थी। ठीक है, अब यहीं पर एक बात और ध्यान रखिएगा, चिनकुलिस खां, जिसका नाम मैं अभी आपको बता रहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा चिनकुलिस खां के बारे में, जो कि चिकलिस खां के नाम से भी जाना जाता है। चिनकुलिस खां जो है, याद रखिएगा, तुरानी गुट का इस समय नेता हुआ करता था। ठीक है, तो तुरानी गुट क्या था, याद रखिएगा, ईरानी और तुरानी गुट जो है, आपको एक बात और मैं समझा दूं कि मुगल काल में से पहले जो कि दिल्ली सल्तनत का समय था या फिर पूरा का पूरा जो समय देखा जाता है, तो भारत में एक लंबे समय तक मुस्लिम जो धर्म था, ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर रहा था। यानी ऐसा कह सकते हैं कि भारत में अब धीरे धीरे क्या था, मुस्लिम धर्म जो है पूरी तरीके से विकसित हो चुका था। लोग जो है उसी संप्रदाय या उसी आधार पर जो है लोग अपना जीवन यापित करने लगे थे। लेकिन इसी के साथ आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसे भारतीय थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 गुट बन गए थे, याद रखिएगा, एक था विदेशी मुसलमान गुट और एक था भारतीय या देसी मुसलमान गुट। तो जो विदेशी मुसलमान गुट थे, वो जो भारतीय देसी मुसलमान गुट था, इन दोनों के मध्य जो है विरोध हमेशा से रहा है। और उसी विरोध का कारण था, याद रखिएगा, कि कोई भी विदेशी मुसलमान जो थे, वो देसी मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे।
ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा जो तुरानी गुट का था, चिनकुलिस खान जो था, ये विदेशी मुसलमानों का एक गुट था जिसे हम तुरानी गुट के नाम से जानते हैं। इसी का नेता हुआ करता था कौन? चिनकुलिस खान। ठीक है। तो ये व्यक्ति याद रखिएगा सैयद बंधु को क्यों मारने में मतलब एक तरीके से अपना हाथ देता है या फिर किस तरह के सहयोग करता है, तो याद रखिएगा इसका कारण था कि सैयद बंधु कौन थे? देसी मुसलमानी, ठीक है, गुट के व्यक्ति थे, याद रखिएगा। तो इनके मध्य कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो चुका था। ठीक है। इसके बाद देखिएगा फर्रुख सियार का समय आता है, याद रखिएगा। और फर्रुख सियार को स्थापित करने में या सत्ता हासिल कराने में किसका हाथ था? सैयद बंधु का हाथ था, याद रखिएगा। और उसी के अंतर्गत जो है सैयद बंधु किनको कहते हैं, तो याद रखिएगा हुसैन अली और अब्दुल्ला खां जो है, ये दोनों व्यक्तियों ने सैयद बंधु के तौर पर जाना जाता है इस समय में। और याद रखिएगा फर्रुख सियार जो है इसी की मदद से, इन दोनों की मदद से जो है मुगल सत्ता को स्थापित कर पाता है। ठीक है। और इसी के साथ याद रखिएगा हुआ क्या था, एक बार जो है फर्रुख सियार को जो है याद रखिएगा कि एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी के तौर पर जो है एक अंग्रेज चिकित्सक जिसका नाम है हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन नाम याद रखिएगा, इसने इसके घेंगा रोग का इलाज किया था। ठीक है। और इस घेंगा रोग के इलाज के कारण जो है इसने अंग्रेजों को याद रखिएगा शाही फरमान दिया और मुफ्त व्यापार करने का एक फरमान जारी कर दिया। और यही था याद रखिएगा कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा था, याद रखिएगा कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किस मुगल शासक ने हस्तांतरित किया था या फिर फरमान जारी किया था, तो फर्रुख सियार ने किया था। ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अब देखिएगा फर्रुख सियार के संबंध में दो तीन बातें और ध्यान रखिएगा जिसको हमें याद रखना है फर्रुख सियार के संबंध में। ठीक है। देखिएगा फर्रुख सियार का जो समय रहा है, ठीक है, इस समय मैंने आपको बताया था कि फर्रुख सियार के जो समय में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, याद रखिएगा, कि इसके मृत्यु का कारण भी कौन बना था, तो याद रखिएगा सैयद बंधु बने थे। ठीक है। तो इसी के समय याद रखिएगा फर्रुख सियार के समय जो है चलिए यहां से हम देखते हैं फर्रुख सियार के समय, ठीक है, क्या क्या और घटनाओं के बारे में बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि शाही फरमान या कंपनी का मैग्ना कार्टा क्या है, तो याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से शुरुआत होता है अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार करने का फरमान जारी होना। वरना इससे पहले जो है हमेशा उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था, याद रखिएगा। लेकिन यहां से वो क्या है, फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और यहीं से उनकी बदमाशी चालू भी हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए देखिएगा अब देखिएगा होता क्या है कि इसी के बाद जो है मैंने आपको बताया था कि फर्रुख सियार के समय जो है, जब फर्रुख सियार की ये बात पता चल जाती है कि इसके, अब देखिए दो चीजों को यहां पर समझिएगा। सैयद बंधुओं को जो है किसने बनाया था, किसने स्थापित किया था, तो सैयद बंधुओं ने जो है फर्रुख सियार को सत्ता स्थापित कराया था। ठीक है। अब होता क्या है, इसी के आधार पर याद रखिएगा कि जब सैयद बंधुओं को ये बात पता चल जाती है, क्योंकि ये जो है अपने हिसाब से काम करना चालू कर चुके होते हैं, क्योंकि इनको मीर बख्शी और वजीर जैसे बड़े पद को दे दिया गया था। ठीक है। तो अब यहां पर होता क्या है, याद रखिएगा, इनके कारण अब मुगल शासकों की जो नियंत्रण थी या फिर मुगल शासकों का जो पावर था, शक्ति था, वो धीरे धीरे बहुत कम होने लगा था। तो शक्ति किसकी बढ़ गई थी? शक्ति बढ़ गई थी, याद रखिएगा, नेताओं की, ठीक है, या अमीरों की, जैसे हुसैन अली और अब्दुल्ला खान की। ठीक है। तो इनकी शक्तियां बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी थी और शक्तियों के बढ़ने के साथ साथ जो है ये अपने मन से काम करने लगे थे। यानी कई बार ऐसा होता था कि फर्रुख सियार के फरमान जो होते थे इनको काट करके ये अपना फरमान जारी कर सकते थे। ठीक है। मतलब ऐसे सिचुएशन को आप ऐसा कह सकते हैं कि हुसैन अली और अब्दुल्ला खान जब कोई फरमान जारी करते थे तो फर्रुख सियार जो है उस पर हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु फर्रुख सियार के फरमान को जो है ये हस्तक्षेप करके जो है उसे बदलाव ला दिया करते थे। तो ऐसे कारणों से जो है फर्रुख सियार को ये बात पता चल गई थी कि अगर आगे ऐसा ही चलता रहा तो मेरा जो बादशाह का पद है वो धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसी स्थिति में फर्रुख सियार ने क्या किया, फर्रुख सियार ने याद रखिएगा एक काम किया जिसमें इनको ये पद तो दिया, लेकिन अब धीरे धीरे जो है इन्हीं के विरोध में उन व्यक्तियों को पद देना चालू कर दिए जो इनको विरोधी थे। ठीक है। और ये कौन थे, तो याद रखिएगा यहां पर शुरुआत होती है, जैसे चिनकुलिस खान की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा ऐसे व्यक्तियों को चुन चुनकर जो है इसने पद देना चालू कर दिया जो कि इनके विरोधी थे, खासकर विदेशी मुसलमान पद पर शामिल हुआ करते थे, यानी विदेशी मुसलमान हुआ करते थे। अब ऐसे में जो है सैयद बंधुओं को जो है अब ईर्ष्या का एक भाव उत्पन्न होने लगा। ठीक है। और इसी बात में जो है याद रखिएगा सैयद बंधु को ये बात पता चल गई कि अब अगर बादशाह को अगर हमने नहीं बदला या बादशाह को की पदवी समाप्त नहीं की तो ऐसी स्थिति में जो है हमारा जो ये पद है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अमीरों का जो एक तरीके से अमीरों का जो गुट था वो एक गुट हुसैन अली और अब्दुल्ला खान की तरफ था और एक गुट जो है बादशाह की तरफ, यानी यहाँ पर अब दो गुट बट चुके थे और फर्रुख सियार के साथ जो है जो लोग शामिल थे याद रखिएगा उनकी संख्या में कमी थी। ठीक है। लेकिन ऐसे में स्थिति में फिर भी फर्रुख सियार ज्यादा पावरफुल था, याद रखिए, क्योंकि ये बादशाह था। अब इस बात को देखते हुए
जो सैयद बंधु थे, याद रखिएगा, ये किसके पास जाते हैं? तो याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ के पास, जो कि मराठा पेशवा थे, पहले मराठा पेशवा के पास जाते हैं और संधि कर लेते हैं। कौन? सैयद बंधु। ठीक है, अब ऐसे में जो है ये जाते हैं और साथ ही साथ जो है फर्रुख सियार को जो है ये बात पता चल गई थी कि अब मराठा जो है मुझे पदवी से हटाने के लिए आ रहे हैं, और इसी स्थिति से जो है ये क्या करते हैं, हरम में छिप जाते हैं। ठीक है, तो सैयद बंधु जो है सैनिक लेकर जो है फर्रुख सियार के विरोध में आते हैं और वो हरम में छिप जाता है, और अंततः जो है याद रखिए उसको कैद करके मार दिया जाता है, गला घोटकर मार दिया जाता है। ठीक है, तो फर्रुख सियार की मृत्यु हो जाती है, और यहीं पर आपको याद रखना है कि फर्रुख सियार जो है, यहाँ पर फर्रुख सियार के बारे में इतनी पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद देखिएगा फर्रुख सियार के बाद जो है याद रखिएगा अब एक समय आता है जिसमें मोहम्मद शाह की बात की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह जो है फर्रुख सियार के बाद शासन को प्राप्त करता है, जिसमें मोहम्मद शाह का नाम आता है। ठीक है, अब ये मोहम्मद शाह कौन है, इसके बारे में हम दो बातें याद रखेंगे। ठीक है, तो फर्रुख सियार के संबंध में अच्छा दो ऐसे व्यक्तियों का भी नाम याद कर लीजिए जो कि आए और गए, इनका नाम भी। ठीक है, मोहम्मद शाह के बारे में अभी हम डायरेक्टली बात नहीं करते। ठीक है, अभी हम दो लोग के बारे में और बात करते हैं, याद रखिएगा, जिसमें जिनके आने और जाने की जो जानकारी मिलती है। ठीक है, तो तो मराठा नेता साहू के सहयोग से जो है याद रखिएगा सैयद बंधुओं ने जो है फर्रुख सियार की हत्या करवा दी। ठीक है, हत्या हो गई। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 28 अप्रैल 1719 को जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इसी समय जो है एक व्यक्ति है रफी उद दर्जात, 1719 का समय। ठीक है, रफी उद दर्जात। तो याद रखिएगा रफी उद दर्जात जो है फर्रुख सियार को हटाने के बाद जो है सैयद भाइयों ने जो है, ठीक है, मुगल सिंहासन में याद रखिएगा बहादुर शाह के पुत्र, ठीक है, जो बहादुर शाह था याद रखिएगा, जिसमें आपने पहले नंबर पर पढ़ा बहादुर शाह के बारे में, बहादुर शाह का पुत्र याद रखिएगा। तो बहादुर शाह के पुत्र का जो है यहां पर शासन बैठा देता है, जिसका नाम है रफी उद दर्जात, याद रखिएगा। तो ये बहादुर शाह का पुत्र था, याद रखिएगा, और ये लगभग 3 माह तक बादशाह रहा था, याद रखिएगा। ठीक है, और बीमार होने के कारण जो है इसे, ठीक है, बीमार होने के कारण इसे 3 माह तक बादशाह रहा। बीमार होने के कारण इसे हटा दिया गया और शीघ्र इसकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। तो 3 महीने तक कम से कम ये जो है शासन किया था, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसका जो बड़ा भाई था जिसका नाम है रफी उद दौला, ठीक है, तो इसके बड़े भाई का नाम है रफी उद दौला, याद रखिएगा। ठीक है, इसका बड़ा भाई है ये। ठीक है, इसको पद पे बैठाया जाता है। ठीक है, और कौन बैठाता है? तो सैयद बंधु के द्वारा जो है, ठीक है, पुनः जो है याद रखिएगा सैयद भाइयों की कृपा पर जो है प्राय लगभग ये भी 3.5 माह तक जो है शासन करता है, याद रखिएगा। ठीक है, 3.5 माह तक शासन किया और बीमारी होने के कारण यह भी इसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो यह भी क्या है, बीमार होने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दो व्यक्तियों के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद देखिएगा पुनः हम चलते हैं वापस। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा, या मोहम्मद रंगीला के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है याद रखिएगा 1719 में पुनः एक शासक लाया जाता है, या एक तरीके से जो है बहादुर शाह के पुत्र जिसका नाम है जमान शाह। ठीक है, तो याद रखिएगा बहादुर शाह का पुत्र था, याद रखिएगा। ठीक है, ये चलिए मोहम्मद शाह के बारे में, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसी के समय बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। ठीक है, तो मोहम्मद शाह जो है याद रखिएगा, मोहम्मद शाह जो है ये कौन था? तो इसको याद रखिएगा, मोहम्मद शाह बहादुर शाह का जो पुत्र था जमान शाह, उसका पुत्र था मोहम्मद रंगीला। ठीक है, तो जमान शाह का पुत्र था, याद रखिएगा,
और इसका मूल नाम जो है रोशन अख्तर था। ठीक है, मतलब इसे रोशन अख्तर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। रोशन अख्तर इसका मूल नाम रहा है, लेकिन बादशाह के पद पर बैठने से पहले अपना नाम क्या रखा इसने? मोहम्मद शाह, याद रखिएगा। और इसे रंगीला क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसके रंगीला कहने का कारण है क्योंकि इसका मिजाज ही कुछ क्या था? रंगीला वाला था। विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला यह व्यक्ति, याद रखिएगा, रंगीला नाम से बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा, यह भी सैयद भाइयों की कृपा के कारण जो है शासक बना था। तो अगर आपसे पूछा जाए अब कि सैयद भाइयों ने कितने किंग मेकर काम किए हैं, यानी कितने मुगल बादशाहों को सत्ता में बैठाया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कहां से? फर्रुख सियार के समय से। ठीक है, तो फर्रुख सियार के समय से जो है आपको याद रखना है, क्योंकि जहादार शाह को किसने बैठाया था? जुल्फिकार खान ने। ठीक है, तो याद रखिएगा फर्रुख सियार, उसके बाद जो है जितने दो भाई, बीमार भी भाई, याद रखिएगा, और उसके बाद मोहम्मद शाह। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला का नाम जो रंगीला फेमस हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको इसकी विलासितापूर्ण जीवन के कारण इसे रंगीला नाम का उपाधि दिया गया था। ठीक है, इसके कारण जो है ये रंगीला कहलाया। ठीक, दूसरी बात कि इसका मूल नाम क्या था? तो रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता था। इसको मैं डिटेल्स इसलिए पढ़ा रहा हूं, याद रखिएगा, इसके समय बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, उन घटनाओं को एक प्रकार से आपको समराइज करना है, क्योंकि सैयद बंधुओं की हत्या भी इसी के समय हुई थी, यानी सैयद बंधुओं का पतन भी इस समय हुआ था, हैदराबाद स्वतंत्र भी इसी समय हुआ था, अवध भी इसी समय स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो सब कुछ घटना इसी के समय होने वाली है, इसलिए इसका समय जो है बहुत मायने रखता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि मोहम्मद शाह का जो इसने शासन प्राप्त किया था, याद रखिएगा, 28 सितंबर 1719 में। ठीक है, 28 सितंबर 1719 में जो है इसने शासन प्राप्त किया। और इसके बाद याद रखिएगा कि इसका जो समय था, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला का जो समय था, याद रखिएगा, इसमें इसके अधिक से अधिक विलासितापूर्ण जीवन के कारण जो है इसे रंगीला नाम से जाना गया है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसी के समय जो है, ठीक है, बहुत सारी जो घटनाएं हुई, उनकी घटनाओं के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसके समय में क्या क्या घटनाएं हुई है। तो पहली घटना है, याद रखिएगा, सैयद सैयद भाइयों का पतन। इसके अलावा नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, नादिर शाह एक तुर्क था, याद रखिएगा, और इसका आक्रमण इसी समय हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा, इसके समय में हैदराबाद, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर चुके थे। ठीक है, तो हैदराबाद, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का स्वतंत्र सत्ता स्थापित हुआ। इसके अलावा जो है गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड का कुछ भाग जो है मराठों के सत्ता में चला गया। ठीक है, गुजरात, मालवा मराठा सत्ता में। तो ये जो बड़ी घटना है, याद रखिएगा, उनमें आपको याद रखना है कि ये सारी घटनाएं सबसे बड़ी घटनाओं में है, खासकर उत्तर मुगल काल में जो है इन घटनाओं को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनके बारे में, याद रखिएगा, क्योंकि इनके समय में जो है सबसे ज्यादा जो घटनाएं घटी है उसी के समय घटी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, कि शाहजहां द्वितीय के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था। तो शाहजहां द्वितीय के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? याद रखिएगा, शाहजहां प्रथम तो आप जानते ही हैं, शाहजहां। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा
कि इस व्यक्ति को जो है शाहजहां द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रफीउद दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से। शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि किस मुगल शासक ने, ठीक है, किस मुगल शासक ने मराठों को दक्कन का चौथ और सरदेश मुखी देने या वसूल करने का अधिकार दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर मराठाओं के साथ संधि किसने किया था? सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधु इतना फोर्स कर चुके थे, याद रखिएगा, मुगलों को, कि यह मराठों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का एक तरीके का जो नियंत्रण था, इन्होंने कायम कर लिया था कि मराठों के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना पड़ेगा। अगर चूंकि मुगल के साथ अगर हमारी कोई दिक्कत होती तो हम मराठा के साथ चले जाएंगे, और अगर मराठों के साथ कोई दिक्कत होती तो मुगलों के साथ रह लेंगे। तो सैयद बंधुओं ने इस प्रकार से पूरा का पूरा एक डिजाइन फ्रेमवर्क किया कि अगर हम मराठों के साथ संधि कर लेते हैं तो मुगलों को जो है हमारे साथ झुक के रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो पावर था वो मराठों के पास ही था। क्यों? क्योंकि मुगलों को एक समय आएगा, याद रखिएगा, जब नादिर शाह और अहमद अब्दाली, जिसका नाम है, याद रखिएगा, नादिर शाह के बाद जो है तुर्क के क्षेत्र में जो है बार बार आक्रमण जो भारत में होने वाला है वो अहमद शाह अब्दाली के समय होने वाला है। 6 बार लगातार आक्रमण करता है भारत में, याद रखिएगा। और ऐसे में जो है मुगलों का पतन होना एकदम सीधी सी बात हो जाती है कि मुगलों का पतन जो है एक सामान्य तौर पर हो जाता है। और ऐसे में जो है तीसरा पानीपत का युद्ध होता है, याद रखिएगा, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के साथ जो जुड़कर होता है, याद रखिएगा। तो इसका कारण क्या है कि मुगलों ने भी कहीं ना कहीं मराठों को जो है अपने स्तर पर जो है उनके संबंध अच्छे बनाकर रखने प्रयास करना चालू कर देते हैं, ताकि मराठा जो है अगर बाहरी कोई शक्ति से मुगलों पर कोई आक्रमण होता है तो मराठा उनका सहयोग करें। ठीक है, और यही कारण है कि अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध में जो है मराठा लड़ते हैं, किसकी तरफ से? मुगलों की तरफ से। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, यहां पर एक छोटा सा कनेक्टिविटी आपको देना था मुझे, कि आप याद रखें कि यहां पर जो कि मराठा संधि हुई थी और बालाजी विश्वनाथ, याद रखिएगा, पहले पेशवा है। ठीक है, पहले मराठा पेशवा, याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि पहले मराठा पेशवा का नाम क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले मराठा पेशवा का नाम बालाजी विश्वनाथ है, और इसी के साथ जो है सैयद बंधुओं ने क्या किया था? संधि की थी। ठीक है, अब इसी के बाद याद रखिएगा कि जब संधि हुई तो संधि में कहीं ना कहीं सैयद बंधुओं ने इनको बनाया था। तो सैयद बंधु के कहने पर जो है, याद रखिएगा, मराठों को दक्कन का चौथ और सरदेश मुखी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथ और सरदेश मुखी, ये दो बार बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये दोनों टैक्स है एक प्रकार के। ठीक है, चौथ का मतलब क्या है यहां पर? सरदेश मुखी का मतलब है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि चौथ बोला गया तो मतलब क्या है? 1/4। ठीक है, यानी कि चौथा हिस्सा जो है चाहिए होता था मराठों को। ठीक है, और ये किस क्षेत्र के लिए वसूला जाता था? जिस क्षेत्र में मराठों का प्रत्यक्ष अधिकार नहीं होता था, उस क्षेत्र में। जिस क्षेत्र में प्रत्यक्ष अधिकार होता था उस क्षेत्र में सरदेश मुखी। तो ये ध्यान रखिएगा कि मराठों के द्वारा अगर किसी क्षेत्र में अपना प्रत्यक्ष अधिकार है उस क्षेत्र में, तो उनको सुरक्षा करने के लिए जो है 1/10 यानी 10वां हिस्सा जो है, किसी भी उपज का 10वां हिस्सा लिया जाता था टैक्स के तौर पर। इसे सरदेश मुखी टैक्स कहा जाता था या कर कहा जाता था। और वही 1/4 है, याद रखिएगा, या चौथ जो उसे कहा जाता था, ये उन क्षेत्रों से वसूला जाता था जिस क्षेत्र में इनका प्रत्यक्ष अधिकार नहीं था, यहाँ कोई और शासन करता था। तो अगर आपको ये टैक्स पे करेंगे तो हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और अगर आपने टैक्स पे नहीं किया तो हम आक्रमण कर देंगे आपके ऊपर। तो उस आक्रमण से बचने के लिए जो है यहाँ से चौथ वसूला जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा कहां से? दक्कन के क्षेत्र से। तो याद रखिएगा दक्कन के क्षेत्र में मराठों को वसूलने का अधिकार। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। कभी भी ऐसा आप लगातार पढ़ते रहे तो क्वेश्चन पर जरूर फोकस रखें, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, तो रफीउद दर्जात और रफीउद दौला के संबंध में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु बीमारी से हुई थी, लेकिन इनके समय में दो घटनाएं याद रखेंगे आप। चलिए, इसके बाद देखिएगा मोहम्मद शाह के समय जो है सैयद भाइयों का जो पतन हुआ उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा सबसे पहले, ठीक है, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर लगभग 1748 तक शासन किया। ठीक है, और इस शासन प्रणाली में याद रखिएगा इसके समय में बहुत सारी घटनाएं घटी। ठीक है, और इसी के समय जो है याद रखिएगा
इसने सबसे पहले क्या किया था, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह ने अपने वजीर, ठीक है, चिनकिलिस खां को बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है, चिनकिलिस खां को याद रखिएगा, क्योंकि अब मोहम्मद शाह के बाद पता चल गया था, और साथ ही साथ सैयद बंधुओं की स्थिति बहुत खराब होने लगी थी। कारण क्या था, किसी बादशाह को मरवा देना यानी अपमान का एक भाग होता था, यानी सैयद बंधुओं पर एक अपमानजनक एक तरीके से दोष रोपण हो चुका था। याद रखिएगा कि बादशाह की मृत्यु का कारण कौन है, सैयद बंधु। तो इसका मतलब यह है कि जो बादशाह के सपोर्ट में थे, ये लंबे समय से जो बादशाह की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और उनके सपोर्ट में जो थे, ये हमेशा सैयद बंधुओं से जो है एक नकारात्मक रिश्ता का भाव रखना प्रारंभ कर चुके थे। और ऐसे में जो है चिनकिलिस खां, याद रखिएगा, ठीक है, चिनकिलिस खां सबसे बड़ा ईर्ष्या रखता था। कारण ये था, याद रखिएगा, चिनकिलिस खां जो है कौन था, विदेशी मुसलमान था, याद रखिएगा, और साथ ही साथ याद रखिएगा सैयद बंधु कौन थे, देशी मुसलमान थे। और इसके बाद जो है देशी मुसलमान होने के बावजूद जो है सैयद बंधुओं ने इनको एक बड़ा पद दिया था, किसको, चिनकिलिस खां को, याद रखिएगा, ठीक है, ताकि वो शांत रहे। परंतु चिनकिलिस खां ने क्या किया, तो हैदराबाद के क्षेत्र की सूबेदारी पर जो है आक्रमण कर दिया, जो किसके हाथ पास था, तो याद रखिएगा वो हुसैन अली के पास था, ठीक है। हुसैन अली जो है याद रखिएगा मीर बख्शी के पद पर था, और आपका वजीर कौन था, अब्दुल्ला खां था, ठीक है। लेकिन चूंकि फर्रुखसियार समाप्त हो चुका था, याद रखिएगा, ठीक है, उसके बाद वो दो और मुगल शासक आ चुके थे। धीरे धीरे जो है सैयद बंधुओं का जो स्थिति था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, क्योंकि उसे अपमानजनक इस बात को सहना पड़ता था कि ये जो है कौन थे, तो मुगल शासक के हत्यारे थे एक तरीके से, ठीक है। अब स्थिति इसकी ये बनती है, याद रखिएगा, सैयद भाइयों के पतन के बारे में हम दो मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। पहला, तो डायरेक्टली मैं इस घटना के बारे में बता रहा हूं आपको कि सैयद भाइयों का पतन कैसे हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा मोहम्मद जो रंगीला है, या मोहम्मद शाह रंगीला जो है, याद रखिएगा, इसको पता था कि अगर मैं इनके विरुद्ध कुछ करता हूं और ये लगातार बने रहे, ठीक है, तो या तो पहले इनकी शक्ति में इजाफा होगा, किसके, सैयद भाइयों के पतन के, सैयद भाइयों के बारे में, और अगर मैं इनके बारे में अगर कुछ नहीं करता हूं तो अंततः मुझे भी फर्रुखसियार जैसा स्थिति देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन थे, तो ये किसी भी मुगल शासक को मरवा सकते थे या फिर उनकी हत्या करवा सकते थे। तो मुगल मोहम्मद रंगीला को जो है, मोहम्मद शाह को ये बात पता थी कि अगर सैयद बंधुओं का कुछ जल्दी नहीं किया जाता तो अंततः जो है इसमें एक बड़ी घटना हो सकती है, ठीक है। अब अंततः देखिए इनका पूरा एक प्लान में षड्यंत्र आपको बता रहा हूं, देखिएगा इनके समय में हुआ क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले एक घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसमें इस समय की बात है, याद रखिएगा, ठीक है। तो लगभग एक वर्ष के पश्चात जो है, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला जैसे ही शासन में 28 सितंबर को आता है, याद रखिएगा, 1719 को जब ये आता है, ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा एक साल के बाद यानी कि लगभग 1720 से इनका पतन प्रारंभ हो जाता है, किसका, सैयद बंधुओं का, ठीक है। अब सैयद बंधुओं के समय घटना जो घटती है उसके बारे में बता दूं मैं आपको, ठीक है। इसमें दो तीन बातें ऐसी तरीके से याद रखिएगा, जैसे कि पहला, कि सैयद बंधुओं पर धीरे धीरे राजद्रोह का आरोप लगना चालू हो चुका था। अच्छा, राजद्रोह का आरोप क्यों लगता था, याद रखिएगा, तो राजद्रोह का आरोप लगने का मुख्य कारण था कि मुगल शासकों की हत्या करने में इनका हाथ था, ठीक है। तो राजद्रोह का आरोप धीरे धीरे लगने लगा था। दूसरी बात याद रखिएगा कि एक समय था जिसमें हुसैन अली के क्षेत्र में, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि होता क्या है, याद रखिएगा, चिनकुलिस खां को जो है इन्होंने एक उच्च पद दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है हुसैन अली के क्षेत्र में इसने क्या किया, चिनकिलिस खान ने जो है, याद रखिएगा, आक्रमण कर दिया हैदराबाद के सूबेदारी में, ठीक है, जिसका क्षेत्र किसके पास था, हुसैन अली के पास। अब हुसैन अली ने क्या किया, याद रखिएगा, यहां से ये करता क्या है, हुसैन अली जो है, याद रखिएगा, हुसैन अली जो है मोहम्मद शाह को लेके जाता है कहां, हैदराबाद के क्षेत्र में, यानी दक्षिण भारत के क्षेत्र में, ठीक है। तो जैसे ही वो दक्षिण भारत के क्षेत्र में लेके जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो मोहम्मद शाह को यह बात पता था कि दक्षिण भारत में, चूंकि ये पूरा एक षड्यंत्र था, याद रखिएगा, सैयद बंधुओं को का पतन करने का एक षड्यंत्र था, और इसमें दो व्यक्ति महत्वपूर्ण रूप से शामिल थे, याद रखिएगा। एक था अमीन खां, मोहम्मद अमीन खां, इनको हम षड्यंत्र नेता कह सकते हैं, याद रखिएगा। एक का नाम था मोहम्मद अमीन खां और दूसरे का नाम था, याद रखिएगा, हैदर कुली खां, ठीक है, हैदर कुली खां।
तो ये दोनों व्यक्ति थे, लेकिन साथ ही साथ मोहम्मद जो रंगीला था, याद रखिए मोहम्मद शाह रंगीला, ये भी शामिल था इसमें। ठीक है, अंततः जो है याद रखिएगा कि होता यह है कि अब हुसैन अली ने जो है बादशाह को लेकर जो है दक्षिण भारत की तरफ गया वो, और यहीं पर जो है याद रखिएगा कि हुसैन अली की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो सब मिलकर जो है हुसैन अली की हत्या कर देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इस बात की जैसी सूचना जो अब्दुल्ला को मिलती है, याद रखिएगा, तो वो दिल्ली में क्या करता है, इब्राहिम, एक बादशाह का जो पुत्र है, याद रखिएगा इब्राहिम, उसको वहां का बादशाह बना देता है। ठीक है, तो याद रखिए कि ये बात मोहम्मद शाह को पता चलती है, ये वापस सैनिक लेके जाता है, और यहीं पर एक युद्ध होता है, याद रखिए किसके किसके मध्य, अब्दुल्ला और मोहम्मद शाह के मध्य। ठीक है, अंततः मोहम्मद शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, याद रखिएगा, परास्त हो जाता है वो, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 2 साल के मध्य जो है उसे जहर देकर मार दिया जाता है। इस प्रकार से सैयद बंधु का पतन हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो सैयद बंधु का पतन बस एक घटना को तरीके से याद रखिएगा, लेकिन मोहम्मद शाह के बारे में एक जरूर बात याद रखिएगा, इसने सैयद बंधुओं का पतन किया था या हत्या करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये घटना याद रखिएगा, पहले हुसैन अली की हत्या हुई और उसके बाद जो है अब्दुल्ला खां की हत्या करा दी गई। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये एक तरीके से जो है सैयद बंधुओं का पतन का कारण बना, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब इनके युद्ध जो है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के मध्य मुकाबला हुआ था बिलोचपुरा नामक जगह पर। आगरा के पास ही एक जगह है, याद रखिएगा, बिलोचपुरा, वहीं पर मोहम्मद शाह और अब्दुल्ला खां के जो है मध्य जो है एक मुकाबला हुआ, उसमें अब्दुल्ला खां जो है हार जाता है, याद रखिएगा, और इबन इब्राहिम जो कि उसका पुत्र था, याद रखिए, जो कि अचानक से अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है वो भी। ठीक है, इसकी बात पर आकर उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, अंततः सैयद बंधुओं की हत्या करके जो है सैयद बंधुओं का पूरा कहानी खत्म कर दिया था, याद रखिएगा। तो पहला जो समाप्ति है, याद रखिएगा, इन समय में सैयद बंधुओं के बारे में, तो ये याद रखिएगा किसके समय हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद याद रखिएगा दूसरी घटना है जिसमें हम बात करेंगे हैदराबाद की स्वतंत्रता का। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा हैदराबाद की स्वतंत्रता पर, अच्छा यहाँ पर नादिर शाह के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, याद रखिएगा। कारण ये है कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद जो है ना, अब स्थिति मुगलों की इतनी कमजोर हो जाएगी कि अंततः ये हो जाएगा कि गुजरात, मालवा और मराठा की सत्ता जो है विस्तृत होने लग जाती है। ठीक है, लेकिन अंततः जो है याद रखिएगा होता क्या है, मराठा जो है ना, एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि मराठा एक ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य का विस्तार कर रही थी, परंतु कुछ गलतियों के कारण, कुछ ऐसी घटनाओं के कारण जो है, जैसे ही अहमद शाह अब्दाली से उनका एक तरीके से मुकाबला होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, और उसी युद्ध में जैसे ही हारते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे ही मराठा हारते हैं, उस हारने के साथ ही जो है उनकी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती है जिसमें वो उनकी जो संकीर्णता है वो कम हो जाती है। अंततः अंग्रेजों का जो अस्तित्व होता है, उन्होंने पेशवा की पूरी साम्राज्यिक स्थिति को समाप्त कर दिया था, और यह कहा, देखिए शिवाजी के बारे में अभी आप पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, तो हम ऐसा पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। ठीक है, तो शिवाजी को जो साम्राज्य है, याद रखिएगा, इसी साम्राज्य से एक नया साम्राज्य निकलता है जिसे पेशवा का साम्राज्य कहते हैं। तो अंग्रेजों के द्वारा आने के बाद जो है अंग्रेजों ने पेशवा को पूर्णतः समाप्त कर दिया और शिवाजी को ही इसका छत्रसाल बताया। ठीक है, और अंततः जो है मराठों की भी स्थिति भी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अगर सही मायने में देखा जाए कि मुगलों की सहायता अगर मराठा नहीं करते उस समय, अहमद शाह अब्दाली से उनका युद्ध नहीं होता, तो मराठा हो सकता था कि आप पढ़ रहे होते कि मराठा और अंग्रेजों के युद्ध ही आप पढ़ रहे होते। ठीक है, मुगल तो समाप्त हो चुके होते, लेकिन अंततः जो है अहमद शाह अब्दाली के साथ जो है जब युद्ध होता है, याद रखिएगा, उसमें पानीपत का तीसरा युद्ध, और उसके बाद जो है पेशवा की समाप्ति हो जाती है, और धीरे धीरे जो है पेशवा पूरी तरीके से कमजोर हो जाते हैं, यानी मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको अलग से पढ़ने वाले हैं, आधुनिक काल के इतिहास में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि शिवाजी के द्वारा, शिवाजी की जो जन्म स्थिति है, याद रखिएगा 1627 में उनका जन्म होता है। तो जब आप शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से जो है पूरा मराठा साम्राज्य डेवलप हुआ था। मराठा साम्राज्य किसी एक व्यक्ति से डेवलप नहीं हुआ है, याद रखिएगा। मराठा साम्राज्य जो है ना, लोगों की गुटता से हुआ है, यानी लोगों के सहयोग से हुआ है। यह एक तरीके से धर्म, क्योंकि देखिए औरंगजेब ने जब अपना दिल्ली के क्षेत्र में जो है जिस प्रकार से अपने धर्म नीति को अपनाया, या धार्मिक नीति को जो है प्रशासनिक नीति में बदला, तो उसी आधार पर जो है औरंगजेब के विरुद्ध में महाराष्ट्र के क्षेत्र में, याद रखिएगा, शिवाजी ने, ठीक है, शिवाजी ने हिंदू धर्म को विस्तृत करने के लिए जो है अपना प्रयास किया, और इसी का नाम, चूंकि वहां मराठी, चूंकि देखिए मराठा शब्द की उत्पत्ति जो है ना राठा से हुई है, राठा शब्द से, और उसी का अस्तित्व था कि हिंदुओं को मानने वाले या हिंदू धर्म को मानने से या उसका वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो है मराठा अपने साम्राज्य को विस्तृत किए, और एक दूसरे के सहयोग से ये डेवलप हुआ था। तो उसी आधार पर जो है याद रखिएगा कि जब इनका जो समय आता है, ठीक है, वरना एक समय था जब ये कहा जा सकता था कि मराठा जो है मुगलों से ज्यादा तेज और ज्यादा प्रभावशील हो सकते थे, लेकिन गलती कहां पर होती है,
पानीपत के तीसरे युद्ध में। और उसी कारण से जो है मराठा की कमजोरी कहीं ना कहीं आ जाती है और अंततः जो है मराठा संकीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा, इसलिए नादिर शाह को हम थोड़ा सा लास्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हैदराबाद, अवध और बंगाल और बिहार उड़ीसा के बारे में। इन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद को स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। ठीक है, अवध को स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अंततः जो है गुजरात, मालवा, मराठा की सत्ता में चले जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हम मराठा को पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा हैदराबाद के बारे में। तो याद रखिएगा हैदराबाद को स्वतंत्र किया गया था। ठीक है, क्योंकि हैदराबाद तो पहले से स्थापित था, अवध पहले से स्थापित था। ठीक है, तो याद रखिएगा हैदराबाद को स्थापित करने में जो सबसे पहले अगर देखा जाए, ठीक है, तो उस समय हम लोग यह देखते हैं कि औरंगजेब के समय ही जो है अमीरों के दो दल बन चुके थे। जो कि मैंने आपको बताया कि औरंगजेब के समय अमीरों के दो दल क्यों बने थे। तो औरंगजेब के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसकी जो प्रशासनिक स्थिति थी वह दो प्रकार की थी, जिसमें एक तो जो था याद रखिएगा विदेशी मुसलमान और दूसरे थे भारतीय मुसलमान। ठीक है, तो औरंगजेब के समय ही ये दो गुट बने हुए थे, याद रखिएगा, जो कि एक दूसरे के मध्य जो है कहीं ना कहीं विरोध की स्थिति बनाते थे। ठीक है, अब उसी स्थिति में याद रखिएगा जिसको आप यहाँ पर अभी पढ़ पा रहे हैं, चिनक्लूस खां के बारे में। ठीक है, तो चिनक्लूस खां ने क्या किया था, याद रखिएगा, हुसैन अली की हत्या में कहीं ना कहीं उसका भी हाथ था। ठीक है, उसके सूबेदारी पर आक्रमण किया इसने। ठीक है, लेकिन इसी के साथ जो है चिनक्लूस खां को जो है याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या बना दिया, तो वजीर बना दिया था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। वजीर एक बहुत बड़ा पद होता है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री का पद होता है, यानी मंत्री का पद होता है। ठीक है, अब उसी के आधार पर याद रखिएगा कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के बाद जो है दोनों दल जो है अधिक रूप से स्पष्ट होकर बाहर निकल कर आते हैं और एक दूसरे का विरोध करने लग जाते हैं। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु से ही जो है ना, याद रखिएगा, ये हैदराबाद का जन्म जो है ना यहां से प्रारंभ होता है, याद रखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से, यानी 1707 से। ठीक है, अब उसी के आधार पर याद रखिएगा जब दो दल बढ़ते हैं तो दोनों दल में जो है ना एक पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से ऐसा देखिए कि अगर मनोवांशिक रूप से जो है हम विरोध करते हैं तो हम उसको सामने प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है अब ये सामने प्रदर्शित करने लगते हैं कि हमें विदेशी मुसलमान पसंद नहीं है, हमें देसी मुसलमान पसंद नहीं है। अब स्थिति जो है पूरी तरीके से खुल कर आती है। फर्रुख सियार के समय याद रखिएगा जब सैयद बंधुओं को के द्वारा मदद लेकर फर्रुख सियार जो है खासकर याद रखिएगा शासन को प्राप्त करता है और इसमें देसी मुसलमानों की स्थिति क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, बिकॉज सैयद बंधु क्या थे, देसी मुसलमान थे। ठीक है, अब इस स्थिति के विरोध में जो है कौन आ जाते हैं, विदेशी मुसलमान आते हैं, याद रखिएगा। तो विदेशी मुसलमान उस मुगल का साथ नहीं देना चाहते थे जिसकी सत्ता के लिए जो है सैयद बंधुओं ने साथ दिया था। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा विदेशी मुसलमान में किसका नाम ले रहा हूं मैं बार बार, चिनक्लूस खां का याद रखना। ठीक है, तो याद रखिएगा, लेकिन मोहम्मद शाह ने इसे वजीर का पद दिया और यह तब भी उसे संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, अंततः जो है स्थिति याद रखिएगा यह क्या करता है, तो याद रखिएगा चिनक्लूस खां जो है यह इसे ठीक है इसे पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाता और अंततः जो है यह एक समय के बाद जो है दक्षिण भारत में चला जाता है, यानी मुगल साम्राज्य को छोड़कर ये कहा चला जाता है, दक्षिण भारत में चला जाता है और दक्षिण भारत जाकर जो है याद रखिएगा इसने निजाम उल मुल्क, ठीक है, याद रखिएगा इसका एक उपाधि जो है इससे प्राप्त था, उपाधि निजाम उल मुल्क की उपाधि। ठीक है, तो याद रखिएगा इसने 1724 में जो है, ठीक है, निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और इसी समय जो है याद रखिएगा हैदराबाद को स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। ठीक है, यानी 1724 में जो है याद रखिएगा हैदराबाद को स्वतंत्र करके वहां पर सत्ता स्थापित कर लिया और अपने आप को कहा निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी इसने। ठीक है, अंततः याद रखिएगा कि जब इसने इस प्रकार से काम किया, ठीक है, तो याद रखिएगा इस प्रकार से जो है तुरानी दल का नेता था ये चिनक्लूस खां। ठीक है, याद रखिएगा, और इसने जो है एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे ही सैयद भाइयों का पतन किया गया, ठीक है, तो सैयद भाइयों के पतन के बाद जो है वजीर बना और वजीर के बाद जो है याद रखिएगा अमीन खां, जो आपको याद होगा षड्यंत्रकारी नेता में शामिल था अमीन खां, ठीक है, उसे भी बड़ा पद दिया गया मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है, तो अंततः जो है याद रखिएगा जितने भी विदेशी मुसलमान थे या जिनके गुट में विदेशी मुसलमान शामिल थे उन सब का सपोर्ट किसको मिल गया, चिनक्लूस खां को, और इसने हैदराबाद में क्या कर दिया, एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दिया और इस प्रकार से हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। ठीक है, अब चूंकि मुगलों के आधार पर इतना शक्ति नहीं था कि वो जो है हैदराबाद को पुनः जो है प्राप्त कर सके, अंततः जो है उन्होंने भी क्या इस सत्ता को स्वीकार कर लिया और अंततः जो है हैदराबाद स्वतंत्र हो गया।
ठीक है। अब हैदराबाद की छोटी सी कहानी याद रख लीजिएगा कि चिनकुलिस खान ने जो है इसे स्थापित किया, और इसके बाद जो है याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको जानकारी होगा कि निजाम उल मुल्क जो है ना, इसने भी मराठों से समझौता कर लिया था, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा 1725 में मराठों से समझौता कर लिया था, 1725 में मराठों से समझौता किया, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, और इसी के बाद याद रखिएगा कि मुगल बादशाह जो है अब नाम भर के इसके अधीन थे, ठीक है। बाकी जो है इसी के साथ जो है याद रखिएगा निजाम की मृत्यु जो है 1748 में हो जाती है, ठीक है। 1748 में निजाम की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इन सबके बीच में जो है मुबारिज खां का नाम आता है, याद रखिएगा, ठीक है, मुबारिज खां। तो याद रखिएगा 1724 में ही एक युद्ध में जो है मुबारिज खां को जो है परास्त किया गया था, और इस युद्ध का नाम था सकुर खेड़ा, ठीक है। तो सकुर खेड़ा का नाम याद रखिएगा, यहां से जुड़ा हुआ एक मुबारिज खां का नाम, सकुर खेड़ा का युद्ध, ठीक है। इसमें मुबारिज खां जो है परास्त होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा मुबारिज खां के बारे में। और अंततः याद रखिएगा उस समय जो है दक्षिण भारत में जितने भी मुगल सूबे थे, याद रखिएगा, ठीक है, सभी को, मुबारिज का कौन था, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि मुबारिज का कौन था। तो मुगल शासक जो थे, याद रखिएगा, उन्होंने क्या किया था, दक्षिण भारत के क्षेत्र में इसको अपना सूबेदार बना दिया था। तो अंततः जो है याद रखिएगा इसमें मराठों के साथ समझौता कर लिया किसने, आपके चिनकुलिस खान ने, याद रखिएगा। तो उसके बाद जो है मुबारिज खां और हैदराबाद के निजाम जो थे, याद रखिएगा, इनके मध्य जो है युद्ध होता है, सकुर खेड़ा का युद्ध होता है, और इसमें मुबारिज खां जो कि मुगल का सूबेदार था, वो अंततः पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और अब जो है पूरी तरीके से सत्ता किसके हाथ में आती है, तो निजामों के हाथ में आती है, याद रखिएगा। इस प्रकार से हैदराबाद क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हैदराबाद को किसने स्थापित किया था, तो एकदम रट के रखिएगा इस बात को, ठीक है। मतलब ये बात एकदम छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि हर किसी के संबंध में इतिहास में इसी प्रकार की घटनाओं को पूछा जाता है कि हैदराबाद को किसने स्थापित किया या स्वतंत्र किसने किया, ठीक है। उसी प्रकार अवध को किसने स्थापित किया। तो इस प्रकार के 2-4 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक अवध के बारे में भी याद रखिएगा कि अवध के समय में क्या घटनाएं घटी थी, ठीक है। तो देखिएगा अवध का जो स्वतंत्रता था, ठीक है, हालांकि एक बात और ध्यान रखिएगा, चिनकुलिस खां की जो है ना, मतलब मृत्यु जल्दी हो जाती है, ठीक है। चिनकुलिस खां की जल्दी, मतलब बहुत लंबा समय तक वो शासन नहीं करता, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा अवध की स्वतंत्रता। तो अवध की स्वतंत्रता जो है मुगलों से कैसे हुई थी, तो इसको याद रखिएगा कि अवध जो है, देखिए, हैदराबाद को किसने स्थापित किया, चिनकुलिस खान ने। किस प्रकार के दल का नेता था वो, तुरानी, ठीक है, तुरानी। तो याद रखिएगा तुरानी और ईरानी, इसको याद रखना बहुत आसान है, याद रखिएगा तुरानी मतलब हैदराबाद का, ईरानी मतलब अवध का, याद रखिएगा। तो ईरानी दल का नेता था, याद रखिएगा, जिसने अवध को स्थापित किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा मोहम्मद अमीन सादत खां, मोहम्मद अमीन सादत खां ने, मोहम्मद अमीन सादत खान ने जो है स्थापित किया था अवध का साम्राज्य, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको जानकारी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसने जो है, इसका जो पूरा नाम है, ईरानी दल का नेता था, याद रखिएगा, मोहम्मद अमीन शहादत खां, लेकिन इसे बोलते थे, याद रखिएगा, मोहम्मद अमीन शहादत खां बुरहान उल मुल्क, ठीक है, बुरहान उल मुल्क। तो इसका पूरा नाम था, याद रखिएगा, बुरहान उल मुल्क, ठीक है। तो याद रखिएगा इसने जो है सैयद भाइयों के पतन में जो है इसका हाथ था, ठीक है, भाग लिया था। और इसी के साथ जो है जब इसने सैयद भाइयों के पतन में मोहम्मद शाह का साथ दिया, तो मोहम्मद शाह ने खुश होकर जो है, याद रखिएगा,
इसे जो है ना उत्तर के क्षेत्र का सूबेदार बना दिया। ठीक है, तो उत्तर के क्षेत्र का सूबेदार बनाया, तो याद रखिएगा, तो उत्तर के क्षेत्र में सबसे पहले तो इसे आगरा का सूबेदार बनाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसे आगरा का सूबेदार बनाया गया, याद रखिएगा। लेकिन बादशाह से अधिक संतुष्ट ना होने के कारण जो है, याद रखिएगा, ठीक है, अवध का सूबेदार दिया गया। ठीक है, सूबेदार बना दिया गया। तो याद रखिएगा, पहले आगरा का सूबेदार बनाया गया इसे, और बाद में जो है इसे अवध का सूबेदार बना दिया गया। ठीक है, तो इसका कारण था, याद रखिएगा, मोहम्मद शाह का एक छल, जो आपको मैं बता दूं कि इसको पहले आगरा का सूबेदार फिर अवध का सूबेदार क्यों बनाया, तो इसका बात समझिएगा। आगरा का जो मनसब था ये बहुत बड़ा मनसब था। मनसब के बारे में मैंने आपको बताया है, सैनिक रखने की व्यवस्था। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा के तौर पर जो है आगरा का मनसब इसको पहले दिया गया। इससे शहादत जो खां है ये पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाया, और मोहम्मद शाह इसको संतुष्ट करना भी नहीं चाहता था। याद रखिएगा, कारण था कि अगर ये षड्यंत्र में भाग लिया था, अंततः जो है इसे पता था कि षड्यंत्र में भाग लिया हुआ है, तो आप ये समझिए कि ये किसी प्रकार के कार्य को आगे जो है अंजाम दे सकता था। ऐसी स्थिति में ये चाहता था कि ये मेरे से दूर रहे। ठीक है, तो दूर रहने के आवाज पे क्या किया इसने, अवध के क्षेत्र में सूबेदार बना दिया इसको। अब इससे ये और असंतुष्ट हो गया, और इसी कारण से जो है, याद रखिएगा, इस क्षेत्र में अपना जो पूरा का पूरा शक्तिशाली पैरवी था इसने जमा दिया। ठीक है, अंततः जो है अवध को एक स्वतंत्र तरीके से जो है राज्य स्थापित कर लिया, किसने, तो सादत खान ने। याद रखिएगा, तो इसी के कारण जो है सादत खान जो है इस प्रकार से अवध को स्वतंत्र करार लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि सादत खान ने कहीं ना कहीं मुगलों का जो आधिपत्य था ये स्वीकार किया था, लेकिन इसका अवध का सूबेदार जैसे ही बनता है, याद रखिएगा, एक सह सूबेदार भी यहां पर होता है। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा, एक अवध का सूबेदार और सह सूबेदार। ठीक है, तो इसने अपने भतीजे सफदरगंज को, ठीक है, सफदरजंग, तो याद रखिएगा ये भतीजा है किसका, शहादत खां का। ठीक है, तो शहादत खां के भतीजे को जो है यहां पर सह सूबेदार नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। और अंततः जो है, याद रखिएगा, कि 1723 में, ठीक है, 1723 में, याद रखिएगा, 1723 में जो है शहादत खां ने यहां पर बंदोबस्त प्रथा जो है, बंदोबस्त प्रथा लागू किया था, कहां पर, अवध में। ठीक है, शहादत खां ने, यह है सफदरजंग, 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 हाँ सफदरजंग। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये उसका दामाद भी था, सफदरजंग। ठीक है, अवध का सूबेदार रहा, सह सूबेदार था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के समय जो है, याद रखिएगा, नादिर शाह का आक्रमण भी होता है। ठीक है, और जैसे ही नादिर शाह का आक्रमण होता है, याद रखिएगा, तो मुगलों का जो प्रभाव था भारत के क्षेत्र में ये बिल्कुल कमजोर हो चुका था, और इस बात का फायदा उठाते हुए अवध के क्षेत्र को जो है ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो है, याद रखिएगा, ठीक है, और इसी के साथ जो है, याद रखिएगा, सादत खां की मतलब सादत खां का जो समय होता है, ठीक है, इसमें ऐसा भी कहा जाता है, याद रखिए, कि लज्जावश सादत खां ने आत्महत्या भी कर ली थी, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इस क्षेत्र का नवाब कौन बन गया, सफदरजंग बन गया। सफदरजंग जब नवाब बना, याद रखिएगा, तो नवाब बनने के बाद इसने मुगलों की सत्ता को अस्वीकार कर दिया पूरी तरीके से, और अंततः जो है, याद रखिएगा, अवध का नवाब जो है सफदरजंग बना। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये घटना याद रखिएगा। अच्छा, इसने आत्महत्या क्यों की थी, तो याद रखिएगा, इसकी आत्महत्या का कारण था नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, नादिर शाह के आक्रमण के कारण जो है, याद रखिएगा, लज्जावश जो है इसने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, और इस प्रकार से जो है 1748 में जो है याद रखिएगा, सफदरजंग को जो है अवध का नवाब प्रदान कर दिया गया। ठीक है, और इसके बाद जो है, याद रखिएगा, मुगल सम्राट के द्वारा जो है इसे वजीर भी बनाया गया, और इलाहाबाद का सूबेदार भी दिया गया। याद रखिएगा, सूबेदारी महत्व दिया गया, प्रांत दे दिया गया, याद रखिएगा।
ठीक है। मराठों के विरुद्ध जो है कई लड़ाइयां इसने लड़ी थी, ठीक है। इसी के बाद याद रखिएगा, उसके बाद 1754 में सफदर जंग के बाद जो है ना 1754 में 1754, ठीक है, इसमें अवध का जो नवाब बना था याद रखिएगा, जिसका नाम है सुजाउदौला। और ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इसी के समय जो है क्या होता है, सुजाउदौला, याद रखिएगा। तो अवध का नवाब बनता है सुजाउदौला, याद रखिएगा। और इसी के समय जो है बक्सर के युद्ध में ये भाग लेता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है रुहेलों को परास्त करने में और बुंदेलखंड को जीतने में, अधिकार करने में सुजाउदौला काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके समय में दो घटना याद रखिएगा, एक पहला बक्सर के युद्ध में 7, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा रुहेलों को परास्त किया और बुंदेलखंड को पर अधिकार किया, ठीक है। तो ये 2-3 घटनाएं याद रखिएगा, सुजाउदौला के समय होता है। आगे जब आप आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो ये इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे इस समय में, ठीक है। अब इसी के बाद याद रखिएगा कि अंततः जो है 1775 में इसकी मृत्यु हो जाती है और सुजाउदौला के बाद जो है आसफउद्दौला, ठीक है, शासक बनता है अवध का। सत्रह सौ पचहत्तर आसफउद्दौला अवध का नवाब बनता है, याद रखिएगा। और इसके नवाब बनने के साथ ही जो है अवध का शासक बना, ठीक है। राजधानी जो है लखनऊ स्थानांतरित किया था इसने, ठीक है, ये याद रखिएगा। फैजाबाद से लखनऊ राजधानी स्थानांतरित किया इसने, ठीक है, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, लखनऊ को राजधानी किस अवध के नवाब ने बनाया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा 1890, ठीक है, 1890 में याद रखिएगा पुनः जो है शहादत खान अवध का नवाब बनता है, ठीक है। शहादत खान, याद रखिएगा, ठीक। और याद रखिएगा कि शहादत खान जब अवध का नवाब बनता है तो इसने राजा की उपाधि धारण की थी। और इसी के बाद जो है याद रखिएगा इस कड़ी में जो अवध स्वतंत्र शासकों की कड़ी जब बनी थी, याद रखिएगा, तो वाजिद अली शाह अंतिम शासक था यहां का। वाजिद अली शाह अंतिम अवध का स्वतंत्र शासक, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्वतंत्र शासक के तौर पर इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है। अंततः जो है 1856 में आपको याद रखना है 1856 में 1856 लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, बस उसके बाद अवध जो है अंग्रेजों के साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है अवध भी क्या हुआ, एक स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हो गया, याद रखिएगा। इसके बाद अंतिम रूप में बस एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इसके लिए बस डायरेक्टली याद रखिएगा कि अली वर्दी खां, ठीक है, किसने इसको स्थापित किया था, अली वर्दी खां ने। तो इतना याद रख लीजिएगा कि मुगलों के द्वारा जो है अब समझौता की स्थिति में इतना कमजोर हो चुके थे मुगल कि वो किसी से भी समझौता के लायक नहीं बचे थे। उनको मानना ही पड़ता था कि किसी क्षेत्र को स्वतंत्र कर दिया गया तो उसको स्वीकार कर लें मुगलों के द्वारा, क्योंकि मुगल जो है अब इस अधिपत्य में आ चुके थे कि अंततः जो है वह किसी प्रकार की बगावत के विरुद्ध जो है किसी प्रकार की सैनिक कार्रवाई नहीं कर सकते थे। अंततः जो है अली वर्दी खां जो है, याद रखिएगा, समझौता करने के बाद जो है अली वर्दी खां को जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का स्वामी मान लिया गया था मुगलों के द्वारा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि अली वर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बना, या बंगाल के क्षेत्र में जो है, ठीक है, अली वर्दी खां के वर्चस्व को माना गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। भरतपुर और मथुरा, ठीक है, भरतपुर और मथुरा, ये किसके स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित हुआ भरतपुर मथुरा के लिए, तो याद रखिएगा नाम है बदन सिंह, ठीक है, बदन सिंह, याद रखिएगा। एक जाट साम्राज्य की स्थापना करता है
जाट राज्य की स्थापना हुई बदन सिंह के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के लिए याद रखिएगा कि फर्रुखाबाद जो है बसंग नवाबों के द्वारा, ठीक है, बंगस नवाबों के द्वारा, बंगस नवाबों के द्वारा जो है याद रखिएगा इसकी स्थापना करते हैं फर्रुखाबाद की। इसके अलावा देखिएगा कुछ आक्रमण के बारे में बात कर ले, प्रमुख आक्रमण। तो पहला आपको याद रखना है, सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बातें, ठीक है। तो ये घटनाओं को जरूर याद रखिएगा, हैदराबाद और अवध को तो एकदम नहीं भूलना है, और इसको नहीं भूलना है, बंगाल, ठीक है। अच्छा, यहां पर बंगाली लिखिएगा, बंगाली मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बंगाल, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अली वर्दी खां के लिए याद रखिएगा, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा वहां का प्रमुख व्यक्ति कौन है, ठीक है, किसने स्थापित किया, किसने स्वतंत्र किया, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक तरफ लिखा रहे हैदराबाद, अवध, बंगाल, बिहार, और एक तरफ लिखा रहे इसके स्थापना के व्यक्तियों का नाम, ठीक है, चाहे फिर वो सादत खां हो, चाहे फिर वो चिकलिस खां हो, ठीक है। तो याद रखिएगा इनकी घटनाओं के साथ बस आपको ध्यान रखना है कि कौन किसकी स्थापना किया है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो भरतपुर, मथुरा के बारे में, फर्रुखाबाद के बारे में याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको क्षेत्र विशेष के तौर पे याद रखना है कि किसकी स्थापना किसने की थी मुगलों के समय में, ठीक है, स्वतंत्र कैसे हुआ। इसके बाद देखिएगा आक्रमण की बात करते हैं, कौन कौन से आक्रमण हुए थे इसके समय में, मुख्य रूप से मोहम्मद शाह के समय। तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह के समय जो है कुछ आक्रमण हुए थे, जिसमें सबसे पहला आक्रमण था, सबसे पहले याद रखिएगा बाजीराव प्रथम के द्वारा। तो आपको याद होगा बाजीराव मस्तानी मूवी आपने देखा होगा या सुना होगा इसके बारे में। तो याद रखिएगा उसी बाजीराव पेशवा के बारे में बात हो रही है कि अपने शक्ति प्रदर्शन करने हेतु जो है दिल्ली में आक्रमण किया था, किसने, बाजीराव प्रथम ने, अपने शक्ति प्रदर्शन हेतु, याद रखिएगा। दिल्ली में आक्रमण किया था, ठीक है। दूसरा आक्रमण याद रखिएगा 1736 के आसपास जो है नादिर शाह ने जो है याद रखिएगा पहले अफगान को जीता, पर्सिया को, ईरान को जीता, अफगान को जीता, और सभी अफगानियों को वहां से बाहर निकाल दिया। अंततः ये सिचुएशन हुआ, याद रखिएगा नादिर शाह को ये बात पता चल गई थी कि मुगलों को, क्योंकि मुगल जो है ना अब अपने आप को बचाने के लायक नहीं थे, याद रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा नादिर शाह जो है 15 दिन तक दिल्ली में रहा था, ठीक है। और कैसे रहा था, लूट मार करके रहा था। एक्चुअल हुआ क्या था, याद रखिएगा कि नादिर शाह शांतिपूर्वक आक्रमण करता है, ठीक है, और दिल्ली में रहता है, ठीक है। और दिल्ली में जब रहता है याद रखिएगा तो कुछ एक प्रकार से ऐसी घटना हो गई थी कि नादिर शाह के सैनिकों किसने मार दिया था। अब वो पागलपंती के तरीके से जो है लगभग इतने सारे दिल्ली वासियों को या उस क्षेत्र के लोगों को मारने लगा, और वहां के पूरे धन लूट के ले गया। इसी में कोहिनूर हीरा भी आता है, तख्ते ताउस भी आता है। तख्ते ताउस के बारे में आपने सुना होगा, शाहजहां ने एक सिंहासन बनवाया था, है ना। कोहिनूर हीरा के बारे में सुना होगा आपने। सब कुछ लूट कर जो है वापस चले जाता है, याद रखिएगा। तो इस यही नादिर शाह है, याद रखिएगा, जो कि मोहम्मद शाह के समय आक्रमण किया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मोहम्मद शाह के समय आक्रमण किया था, समय था 1736 का, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा इसे कहा जाता है, याद रखिए, नादिर शाह का जो युद्ध था, ठीक है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में भयंकर कत्लेआम और लूटपाट किया गया था इसके द्वारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कहां का शासक था, ईरान का, ठीक है। पहले ईरान को जीता इसने, फिर अफगान को जीता, और उसके बाद भारत में जो है दिल्ली पर जो है आक्रमण किया था इसने। तो नादिर शाह का आक्रमण याद रखिएगा, ठीक है। और वापस जाते समय जो है याद रखिएगा विश्व के 3 सबसे महंगे चीजों को लेकर गया था, याद रखिएगा। पहला तो कोहिनूर हीरा, याद रखिएगा, तख्ते ताउस, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके अलावा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, एक लिपि, पांडुलिपि को लेकर गया था, याद रखिएगा, यहां से भारत के क्षेत्र से, ठीक है, फारसी पांडुलिपि को, ठीक है। अब इसी के अलावा याद रखिएगा इसी के समय एक युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, इसको अलग से याद रखिएगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध, क्योंकि आपने पहले भी मच्छीवाड़ा का युद्ध पढ़ा है। तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह का एक पुत्र था जिसका नाम था अहमद शाह। अहमद शाह ने क्या किया था, याद रखिएगा, अहमद शाह को हराया था। अहमद शाह को हराया था, याद रखिएगा, 1748 में, ठीक है। इस समय है 1748 का, याद रखिएगा। अहमद शाह कौन था, तो मोहम्मद शाह का पुत्र था,
और नादिर शाह का पुत्र कौन था? अहमद शाह। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन याद रखिएगा नाम एक ही जैसे हैं। ठीक है, कैसे याद करेंगे? अहमद शाह अब्दाली बोलेंगे इसको। ठीक है, ये अहमद शाह है मुगल और ये अहमद शाह अब्दाली है, और इसी मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो है इसे पराजित किया था, याद रखिएगा, अहमद शाह ने अहमद शाह अब्दाली को। ठीक है, लेकिन बाद में अब्दाली ने जो है, याद रखिएगा, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, आपको जैसे मैंने बताया कि मराठों को हराया था इसने, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मराठों के मध्य। ठीक है, तो याद रखिएगा बाजीराव, अंतिम जो बाजीराव था, याद रखिएगा, इसके समय ये हुआ था, पेशवा था वो अंतिम, और उसी के समय मराठा के हारने के कारण मराठा पराजय हो गए थे, अहमद शाह अब्दाली से हार गए थे। तो पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा था, याद रखिए किसे किसे मध्य हुआ था? तो मराठों के मध्य और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। तो ये याद रखिएगा, ये हम आगे की बातें हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक बात? चलिए वापस आते हैं, देखिएगा, तो ये था मोहम्मद शाह के बारे में, याद रखिएगा। तो मोहम्मद शाह के समय जो है आपको ये सारी घटनाओं को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, रंगीला मिजाज का व्यक्ति, इसलिए इसको मोहम्मद रंगीला के नाम जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसे भी स्थापित करने में सैयद बंधुओं का हाथ था, परंतु सैयद बंधुओं को अंत करने में इसका हाथ था। ठीक है, याद रखिएगा नादिर शाह का आक्रमण इस समय हुआ था, हैदराबाद, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा स्वतंत्र हुए थे इस समय, और मराठा, चूंकि मैंने बताया मराठा ने क्या किया था, बाजीराव ने आक्रमण किया था दिल्ली के क्षेत्र में अपने 70% हेतु, उसी के साथ गुजरात और मालवा के क्षेत्र को जो है अपने में अधिकार में कर लिया था इसने। ठीक है, और इसी के बाद देखिएगा हमने यहां पर पढ़ा, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह के बाद उसका पुत्र आया कौन? अहमद शाह। टाइम क्या है? 1748, और इसी के समय जो है अहमद शाह अब्दाली आया था, याद रखिएगा। 1736 में कौन आया था? नादिर शाह आया था। ठीक है, नादिर शाह तुर्क था, अहमद शाह अब्दाली भी तुर्क था, याद रखिएगा। तो अब अहमद शाह के समय अहमद शाह आया था, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है याद करना। ठीक है, किसके समय अहमद शाह आया था? तो अहमद शाह के समय अहमद शाह आया था। ठीक है, लोग अगर पहली बार पढ़ेंगे तो कभी भी अहमद शाह को टिक नहीं मारते, याद रखिएगा, क्योंकि अहमद शाह के समय अहमद शाह आया था, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बैठता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद शाह का पुत्र था अहमद शाह। ठीक है, और अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली, और याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली ने भारत में 6 बार आक्रमण किया है। ठीक है, उसी में से एक युद्ध है, याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा अहमद शाह के बारे में देखते हैं, देखिएगा। अब सभी के बारे में याद करना बहुत आसान है, याद रखिएगा, क्योंकि इन सभी के बारे में अब अंतिम 2-2 लाइन ही आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अहमद शाह के समय याद रखिएगा कि सत्ता की प्राप्ति इसको जो है 26 अप्रैल 1748 में हुआ था, यानी 26 अप्रैल 1748 का समय जो है इसका रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद जो है ये बादशाह बना, और याद रखिएगा इसका वजीर था सफदरगंज, जो कि मैंने आपको बताया था। सफदरजंग, सॉरी, सफदरजंग। ठीक है, अवध का नवाब सफदरजंग इसका वजीर बना, याद रखिएगा। और इसे क्यों जाना जाता है? तो याद रखिएगा याद रखिएगा न्यायिक सुधारों के लिए जाना जाता है। अवध में जो न्यायिक सुधार किए गए थे, न्यायिक सुधारों के लिए अवध के क्षेत्र में, ठीक है, तो अवध के क्षेत्र में न्यायिक सुधारों के लिए इसे जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा जो वजीर बना था, याद रखिएगा, सफदरगंज को हटाकर इमादुल मुल्क। ठीक है, तो याद रखिएगा दूसरा वजीर, ये पहला वजीर था, तो याद रखिएगा इमाद उल मुल्क। ठीक है, तो सफदरजंग को जो है याद रखिएगा अपदस्थ करके दूसरा वजीर बनाया गया था इमादुल मुल्क को। इमादुल मुल्क ने जो है मराठों का सहयोग लिया और अहमद शाह को क्या कर दिया? अपदस्थ कर दिया। किसने? इमादुल मुल्क ने। ठीक है, और इसने क्या किया याद रखिएगा, आलमगीर द्वितीय को जो है अब मुगल बादशाह बना दिया था इस व्यक्ति ने। तो इस व्यक्ति ने जो है याद रखिएगा मराठों का सहयोग लिया, मराठों के सहयोग से एक व्यक्ति थे, याद रखिएगा अजीजुद्दीन, जिसका नाम था अजीजुद्दीन। ठीक है, अजीजुद्दीन को
आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बनाया था। तो ये याद रखिएगा कि इमादुल मुल्क ने जो है क्या किया, तो याद रखिएगा इसने अजीजुद्दीन जो था, याद रखिएगा इसका सहयोग किया और मराठों का सहयोग लिया और इसी को जो है अजीजुद्दीन को किस नाम से, आलमगीर द्वितीय के नाम से क्या बना दिया, बादशाह बना दिया, मुगल बादशाह बन गया ये। ठीक है, तो 1754 से लेकर जो है 1759 तक जो है इसका शासन रहा, याद रखिएगा आलमगीर द्वितीय का। सेवनटीन 1754 से 1759 तक। ठीक है, मूल नाम क्या है, अजीजुद्दीन, याद रखिएगा। ठीक है, अजीजुद्दीन जो है याद रखिएगा मूल नाम है, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके पास रहेगी, बताइए जल्दी से। हाँ, इमादुल मुल्क के पास जो है वास्तविक सत्ता इसके पास थी, याद रखिए, क्योंकि इसी ने बनाया था इसको, आलमगीर द्वितीय को। ठीक है, अब इसी ने क्या किया, याद रखिएगा। अब इस घटना के समय आपको याद रखना है बस कि इसी के समय जो है 1757 का समय आपको याद रखना होगा। कौन सा युद्ध हुआ था इस समय, बताइए जल्दी से। 1757 कौन सा युद्ध हुआ था, इसी के समय प्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध में हालांकि इनका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होता है क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में प्लासी का युद्ध सबसे मायने रखता है। ठीक है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा किसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था, ये याद रखिएगा, तो आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था। ठीक है, अब इमादुल मुल्क ने क्या किया था, याद रखिएगा 1759 में पुनः जो है बादशाह की हत्या करवा दी। तो इमादुल मुल्क ने जो है पुनः बादशाह की हत्या करा दी, कब, 1759 में। ठीक है, अंततः याद रखिएगा इसी समय जो है अली गौहर नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद याद रखिएगा जैसे इसकी हत्या होती है तो शाह आलम द्वितीय नामक व्यक्ति जो है, जिसका मूल नाम था, याद रखिएगा, अली गौहर, अली गौहर। ठीक है, तो अली गौहर नामक व्यक्ति जो है, याद रखिएगा, इसने सत्ता स्थापित कर दिया। ठीक है, और सत्ता स्थापित करने के साथ ही साथ याद रखिएगा इसके समय में फिर से एक युद्ध होता है, जिसको आपको जानकारी होगा कि इसके समय में एक युद्ध होता है अली शाह आलम के समय। तो याद रखिएगा 1764 में एक युद्ध होता है, याद रखिएगा, जिसे कहते हैं हम लोग बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध को याद रखिएगा कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया था और शाह आलम द्वितीय जो है इस समय बंगाल के नवाब, ठीक है, का साथ देता है, याद रखिएगा। तो आपको जानकारी होगा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अवध के नवाब जो सुजाउद्दौला था, ठीक है, तो 3 लोगों ने मिलकर बक्सर के युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा। तो इस युद्ध में कौन कौन शामिल हुआ था आपको बता दूं, अंग्रेजों के विरुद्ध यह युद्ध हुआ था। अंग्रेजों के विरुद्ध तो याद रखिएगा मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इन तीनों को हराने का अकेला जो है, याद रखिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध ये लड़े थे, अंग्रेजों ने हरा दिया था इन तीनों को एक साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय के बारे में, बक्सर के युद्ध जो है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के बाद जो है शाह आलम द्वितीय को जो है कुछ वर्षों तक इलाहाबाद में जो है अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा था शाह आलम द्वितीय को, क्योंकि हार गए थे कौन, शाह आलम द्वितीय हार गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक रूहेला सरदार था 1780 में। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय जो है पेंशन भोगी हो गया था, इलाहाबाद में बैठकर पेंशन भोगी बन गया था। लेकिन याद रखिएगा इसी समय जो है यहां पर एक सिंधिया फैमिली जो थी, याद रखिएगा, ठीक है, मराठा सरदार की जो सिंधिया थी, याद रखिएगा, इसने शाह आलम को पुनः जो है दिल्ली में मुगल शासन पर बैठाया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये हारने के बाद जो है ना इलाहाबाद के क्षेत्र में जो है ये पेंशन भोगी बन गया था और इसके साथ जो है ये शासन पे नहीं कर सकता था या शासन नहीं कर सकता था। लेकिन
एक मराठा जो थे, याद रखिएगा सिंधिया, इसने जो है पुनः दिल्ली में जो है इसे स्थापित किया और पुनः इसे सत्ता वापस कराने में सहायता की थी। ठीक है, किसको? शाह आलम द्वितीय को, याद रखिएगा। लेकिन इसके बाद पुनः जो है याद रखिएगा 1780 में गुलाब सिंह व्यक्ति ने जो है याद रखिएगा शाह आलम को अंधा करवा दिया था। ठीक है, गुलाब सिंह जो थे याद रखिएगा, इसने एक गुलाब सिंह जो नाम है याद रखिएगा, इसे गुलाब काजिर भी कहा जाता है। ठीक है, हमने सिंह रखा है, काजिर, गुलाब काजिर। ये कौन थे? तो याद रखिएगा गुलाब काजिर कौन था? तो रुहेला सरदार था, याद रखिएगा रुहेला सरदार था। और रुहेला सरदार के तौर पर जो है इसने क्या किया था? तो याद रखिएगा सम्राट को अंधा करवा दिया और 1806 में जो है उनकी हत्या कर दी। तो 1806 तक जो है 6 में हत्या करवा दी। ठीक है, अब इसके बाद जो है याद रखिएगा पुनः अकबर द्वितीय जो है ये 1806 में आता है, याद रखिएगा। अंग्रेजों के संरक्षण बनने वाला पहला मुगल सम्राट था ये। ठीक है, तो याद रखिएगा अकबर द्वितीय। अठारह सौ छह में आया, अंग्रेजों के संरक्षण में पहला शासक। ठीक है, अंग्रेजों के संरक्षण में पहला शासक था ये। और याद रखिएगा 1736 तक, सॉरी 37 तक जो है इसने शासन किया, 1837 तक इसने शासन किया था, याद रखिएगा। और इस समय जो है इसकी बादशाहत जो थी, याद रखिएगा, यही वो अकबर द्वितीय है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसकी बादशाहत कहां तक थी? लाल किला तक, याद रखिएगा। मतलब इसकी बादशाहत दिल्ली के अंदर लाल किला तक सीमित हो चुकी थी। और साथ ही साथ याद रखिएगा इसने अकबर द्वितीय ने ही जो है राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दी थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा आधुनिक काल, उसमें हम पढ़ेंगे जब भी इसके बारे में, तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और दिल्ली में जो है याद रखिएगा एक परंपरा जो है इसने स्टार्ट की थी, फूल वालों की सैर नामक एक परंपरा। ठीक है, एक परंपरा दिल्ली में प्रारंभ किया था, फूल वालों की सैर। आज भी ये परंपरा जो उत्सव के तौर पर मनाया जाता है दिल्ली में, याद रखिएगा। ठीक है, ये सद्भाव बढ़ाने के लिए, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने के लिए यह परंपरा प्रारंभ किया गया था। अंततः जो है इसके बाद याद रखिए 1837 से जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय शासक बनता है, याद रखिएगा 1837 से 1857 तक। लेकिन इसकी मृत्यु जो होती है, याद रखिएगा कुछ समय के बाद होती है, लेकिन 1857 तक जो है इसकी बादशाहत रही थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है मुगल सम्राट कौन बना था? बहादुर शाह द्वितीय बना था, याद रखिएगा। ठीक है, और इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा कि बहादुर शाह द्वितीय जो है किस नाम से शायरी लिखते थे? ठीक है, तो हमेशा अपना नाम क्या लिखते थे? जफर नाम से शायरी लिखा करते थे। ठीक है, अपना नाम जफर के नाम से जो है शायरी लिखा करते थे, या उपनाम से शायरी लिखा करते थे, इसलिए इनका नाम बहादुर शाह जफर पड़ा था, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने मिर्जा गालिब का नाम सुना होगा, शायरी में एक बहुत फेमस व्यक्ति है मिर्जा गालिब का, शायरी आपने कई बार नाम सुनते सुनते सुन लिया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके समकालीन थे, याद रखिएगा मिर्जा गालिब। ठीक है, प्रसिद्ध शायरकार मिर्जा गालिब समकालीन थे, याद रखिएगा। ठीक है, अब इनकी जो घटना है आपको बता दूं मैं कि 1857 में जो 1857 का विद्रोह हुआ था 1857 में, उस विद्रोह में जो है विद्रोहियों का साथ देने के कारण
इन्हें रंगून भेज दिया गया था और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है रंगून में। रंगून कहाँ पर है? म्यांमार में, याद रखिएगा। ठीक है, वर्मा देश, याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ गिरफ्तार करके जो है रंगून निष्कासित कर दिया गया और 1862 में जो है, याद रखिएगा, इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। और अंततः जो है ये अंतिम मुगल सम्राट थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का कानूनी तौर तरीके समाप्त हो गए थे 1857 के बाद से। तो याद रखिएगा, ये था 1857 के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ सारी बातें यहां तक? तो याद रखिएगा, मुगल के अंतिम तौर पर ना क्वेश्चन सटीक पूछे जाते हैं, बहुत क्लियर सटीक क्वेश्चन है इसके। ठीक है, जो भी टॉपिक होगा डायरेक्ट आंसर होगा। अकबर के टाइम पर हुमायूं, बाबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इनके बारे में क्वेश्चंस को निकालने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इनके बारे में जो भी है सटीक है, दो दो लाइन में इनके आंसर निकल कर आते हैं इनके समय में। ठीक है, क्योंकि इनके समय में घटनाएं उसी प्रकार की हैं जो इनके समय के महत्वपूर्ण घटनाओं को कहा जा सकता है। तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इससे याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा कल का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा, मुगलों के द्वारा जो है प्रशासन की नीतियां। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर मैं शिवाजी यानी कि मराठा साम्राज्य और सिखों के बारे में डिस्कस करूंगा। और अंततः जो है, हालांकि कल के टॉपिक के बाद से हम मुगल आधुनिक काल में पहुंच जाएंगे। ठीक है।